हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम टैली स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन टैली स्टार्ट करने से पहले हम पहले अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्योंकि टैली सीखना तो इतना टफ नहीं है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर, ताकि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी है वो भी आसानी से समझ सके, और आप लोग भी जो टैली सीख चुके हैं उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग समझते हैं। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो किसी भी बिजनेस के बारे में हुए पिछले एक साल में उसकी क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उसने मार्केट से कितना लेना है, कितना देना है, उन सभी की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताती है। तो अब आपको अकाउंटिंग इस तरीके से समझनी है, जैसे कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस बिजनेस स्टार्ट करने में आपको क्या क्या स्टार्टिंग में क्या क्या करना है, क्या क्या सरकमटेंसेस आएंगे, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको सारा एक प्रैक्टिकल वे में समझाते हुए मैं चलूँगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आप उसमें कोई या तो कैश में कुछ पैसा लगाओगे, या बैंक के थ्रू लगाओगे, या आप उसमें कुछ एसेट्स लगाओगे। तो जो भी आप उसमें पैसा बैंक के थ्रू या आप कोई उसमें फर्नीचर एसेट्स लगाते हो, वो सारी आपकी कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाएगी? ये सारी कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। यानी कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा या कोई भी चीज़ आप इन्वेस्ट करते हो किसी बिजनेस में, तो वो आपकी कैपिटल कहलाती है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपको कितने रुपए की पूंजी उसमें लगानी है, कैपिटल लगानी है। ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हो सकता है मेरी राइटिंग आपको अच्छी ना लगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी वरीड मत होइएगा। मैं आपको मुंह से भी बता रहा हूँ, और ये सिर्फ एक दो क्लासेस में रहेगा, उसके बाद हम कंप्यूटर पे ही सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म या अपना घर का भी हम बजट की बात करें, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर हो गया ना, ये समझ लिए 50% से ज़्यादा अकाउंटिंग उसको आ गई, क्योंकि सारी अकाउंटिंग ना डेबिट क्रेडिट पर ही डिपेंड है। अच्छा, डेबिट को हम बोल सकते हैं कि कम्स या आना, और क्रेडिट को बोलते हैं गोज या जाना। अगर इसको सिंपल भाषा में बताऊं, तो कोई भी चीज़ जो बिजनेस में आती है उसको तो हम डेबिट करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो बिजनेस में आ रही है, ठीक है, और कोई भी चीज़ जो बिजनेस से जा रही है, ठीक। अब मान लीजिए आपने कैपिटल लगा दी। कैपिटल लगाने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे? अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ माल परचेस करोगे, यानी कि जो भी माल आप खरीदोगे, परचेस करोगे। जो यहाँ पे हम बाय और सेल वाला बाय का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम परचेस लिखते हैं। ठीक है। जो भी हम चीज़ परचेस कर रहे हैं तो वो हमारे पास आ रही है, तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट। ठीक है। अच्छा, डेबिट क्रेडिट को हम शॉर्ट में इसको डीआर और इसको सीआर बोलते हैं। ठीक है। अब पूरे अकाउंटिंग में, टैली में, हम डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो जो भी हम परचेस कर रहे हैं, अब हम परचेस कर रहे हैं, हम माल ले आए, उसके बदले में हमारे पास से क्या जाएगा? या तो बैंक जाएगा, या तो हम बैंक से पेमेंट करेंगे, या उसका कैश में पेमेंट करेंगे। तो जब भी हम किसी भी परचेस का पेमेंट करेंगे, तो हम कैश या बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। यानी कि एक मान लीजिए एक तराजू है, ठीक है, थोड़ी सी गंदी हो सकती है राइटिंग। कोई भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए उसका एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। इसको बोलते हैं डेबिट, इसको बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए या क्रेडिट साइड कम हो जाए, कभी नहीं हो सकता, हमेशा ये इक्वली रहेंगी। अब मान लीजिए आपने जैसे किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो 5 लाख रुपए का आप क्या करोगे?
आप बिजनेस में लगा रहे हो तो जो बिजनेस में पैसा आ रहा है, मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए तो कैश लगाए, ठीक है, ये कैश लगाया और 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया, टोटल आपने 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। अब 5 लाख रुपए तो आ गए, तो इसको तो हम डेबिट करेंगे, लेकिन हमसे गया क्या, तो हम कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, वो एक व्यापारी यानी कि एक बिजनेसमैन और उसका कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोनों को जब हम अलग अलग करते हैं तो एक व्यापारी के पास से क्या गई, उसके पास से उसकी एक कैपिटल चली गई, तो हमेशा कैपिटल अकाउंट जा रहा है और हमारे पास फर्म में क्या आ रहा है, कैश और फर्नीचर। तो हम कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट से डिनोट करें, मतलब कैपिटल अकाउंट को हमेशा हम क्रेडिट बैलेंस से दिखाएंगे, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ हेल्पर की, एम्प्लॉयज़ की नीड हुई, ठीक है, ज़रूरत पड़ी, तो आप जब कोई भी एम्प्लॉय हायर करते हैं तो आप उसको कुछ पेमेंट करोगे, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे हमारे पास से तो कैश जा रहा है, आ क्या रहा है, देखो हमने उससे जो भी हमने बंदा हायर करा उसके बदले में हमने उससे सर्विस ली, ठीक है, एक तरीके से हमने उसको सैलरी पे करी और उससे सर्विस ली, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास उसकी सैलरी का नाम आ गया। सैलरी का नाम इन द सेंस कि सैलरी अकाउंट तो डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, और जा क्या रहा है हमसे, कैश या बैंक जा रहा है ना, क्योंकि हम उसको जो पेमेंट करेंगे वो कैश या बैंक के थ्रू जाएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं इसे हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। ये जो जर्नल एंट्रीज है इसका अब डेली यूज़ में काम ख़त्म हो गया है, लेकिन बेसिक यही है, अकाउंटिंग का बेसिक जर्नल एंट्रीज होती हैं। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती हैं तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो टैली सीख लेते हैं, अकाउंटिंग करना सीख जान जाते हैं, लेकिन उनको डेबिट क्रेडिट ही क्लियर नहीं होता। वो यही नहीं बता पाते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट क्यों होता है, अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश क्रेडिट क्यों होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके चलनी है ना। हमेशा ये याद रखो, जो भी चीज़ आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। बस आप इसी कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना हमेशा कि आने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, बस इसी के साथ आपकी 50% अकाउंटिंग निपट जाएगी यहीं पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के और कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ जबकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में चलते हैं, और तीसरा होता है बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस को 2-3 साल हो गए, है ना। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर और 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखा जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल, अब जैसे 2023-24 चल रहा है तो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो चुका है, जो अब 31 मार्च 2024 को एंड होगा, ठीक है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे थे, तो देखिए हमेशा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके 2 पार्ट होते हैं। इधर तो हम पर्टिकुलर लिखते हैं, इधर लिखते हैं अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर, इधर अमाउंट। इस साइड को तो बोलते हैं डेबिट साइड, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास आएगी उसे डेबिट साइड, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड, जो भी चीज़ हमसे जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब मान लीजिए आपके बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो लास्ट ईयर जो आपका स्टॉक किसे बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं जो भी आपका गुड्स बच गया, जैसे आपकी मोबाइल की शॉप थी तो 31 मार्च 2023 को जो आपका गुड्स बच गया, यानी कि वो आपका उस साल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, लेकिन 1 अप्रैल जब आपका नया साल लग गया उसके लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक।
देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए। ओपनिंग स्टॉक जो हमारा लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, सॉरी कैरी फॉरवर्ड उस साल में होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कि पिछले साल से ले गए और इस साल में लाए, है ना। ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब इस साल में आके भी भाई आप सबसे पहले परचेस करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, ठीक है। अब आपने परचेस कर ली, ओपनिंग स्टॉक आ गया आपके पास। देखिए ओपनिंग स्टॉक भी आपका एक माल है और परचेज जो कर रहे हो वो भी स्टॉक हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका लास्ट ईयर का स्टॉक था 1,00,000 रुपये का, इस साल आपने 2,00,000 रुपये की और परचेस कर ली, ठीक है। टोटल आपके पास हो गए 3,00,000 रुपये का माल, है ना। 3,00,000 रुपये के मोबाइल हो गए। अब आपने सेल करी, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट अकाउंट होता है क्योंकि हमारे पास से जा रहा है और इसके बदले में हमें कुछ पैसा या बैंक में कुछ बैलेंस मिलेगा, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट अकाउंट होता है क्योंकि परचेज में हम गुड्स खरीद रहे हैं जो हमारे पास चीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब जो सेल्स अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट मान लीजिए 3,00,000 का माल था, आपने 3,00,000 का माल, 3,00,000 में से आपने सिर्फ 2,00,000 का माल 2,20,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यानी कि 2,00,000 का माल बेचा है अभी आपने 2,20,000 में, क्योंकि 2,00,000 का माल 2,00,000 में तो बेच ही नहीं दोगे, कुछ प्रॉफिट रख के ही तो बेचोगे, क्योंकि हम व्यापार क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। जब प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा व्यापार करने का, ठीक है। अब आपने 2,00,000 का माल 2,20,000 में बेच दिया। अब आपके पास जो बच गया उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि जब ओपनिंग स्टॉक डेबिट हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2,00,000 का माल तो 2,20,000 में बेच दिया, अभी हमने जो बेचा उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी हमारे पास बचा कितने का, 1,00,000 रुपये का माल बच गया। अब आप इसका ज़रा टोटल लगाइए तो यहाँ पे तो बैठेंगे 3,20,000 और इसका टोटल लगाइए तो यहाँ पे भी मैंने जब आपको शुरू में बताया था कि दोनों साइड हमेशा इक्वल बैलेंस रखेंगी, तो यहाँ पे 3,20,000, यहाँ पे 3,00,000, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। तो यहाँ पे भी आप 3,20,000 रखिए क्योंकि जो 2,00,000 जो 20,000 रुपये का प्रॉफिट, जो 20,000 रुपये तो आपका प्रॉफिट है ना, तो 20,000 रुपये को हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ हमने जो माल खरीदा और उसको डायरेक्ट बेच दिया, अभी इसमें हमने लाइट पंखे का अपने एम्प्लॉयज़ का कोई भी खर्चा नहीं काटा, तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट से इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब हम इसमें से जैसे हमारी दुकान की लाइट का खर्चा, हमारी दुकान के एम्प्लॉयज़ का खर्चा, वो सारे खर्चे भी तो देखे जाएंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि वो सारे खर्चे हम घर से वहन करेंगे। हम जब बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा यही इनकम का ज़रिया है, तो यहीं से तो खर्चे चुकाएंगे। तो अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सेम इसका भी यही कॉन्सेप्ट, इधर भी डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट चलेगा। पूरी बैलेंस शीट में, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको लेके आएंगे हम क्रेडिट साइड, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड और यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। 20,000 रुपये का, अभी हमारा छोटा सा बिजनेस है इसलिए हम 20,000 रुपये ही रख रहे हैं, बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो हम 20 लाख तक रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अब हम इसमें से देखेंगे, हिसाब लगाएंगे कि भाई एक तो मेरे पास एम्प्लॉय लगा हुआ है जिसको मैं सैलरी दूंगा, तो मेरा सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। सैलरी दूंगा तो भाई सैलरी उसको कैसे दूंगा मैं, कितने रुपए की सैलरी दे रहा हूँ, मान लीजिए उसको मैंने साल में 5,000 रुपये की सैलरी दी, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए मैंने मेरी 1,000 रुपये की मैंने चुका दी, ठीक है। और भी है, मेरा कन्वेंस हो गया या फिर शॉप एक्सपेंसेस बोलते हैं जिसे हम, दुकान में और भी खर्चे होते हैं, जब कोई कस्टमर आता है तो उसकी भी वही खातिरदारी करनी पड़ती है, चाय वगैरह पूछनी पड़ती है, तो मान लीजिए 500 रुपये हमने उसके ऊपर खर्च कर दिए, ठीक है। अब 20,000 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, ये हमारी इनकम नहीं है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अब देखिए आपने जो जो खर्चे करे हैं वो घटा दीजिए, 5,000 और एक 6,000, 6,500,
और मान लीजिए आपने कोई और एक आपने है ना मोबाइल जब खरीदने गए थे, तो आप बस या गाड़ी से या अपने व्हीकल से जाओगे तो उसका कुछ पेट्रोल डीजल तो लगेगा ना, तो मान लीजिए वो हमारा कन्वेंस एक्सपेंस है। 500 रुपये का वो हो गया, ठीक है। अब अब अच्छा लग रहा है ना। 20,000 में से 5,000, 6,000 और एक 7,000, 7,000 चले गए, यानी कि हमने जो नेट इनकम करी वो कितनी करी, 13,000 रुपये। इसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये है हमारी एक्चुअल इनकम। 20,000 रुपये एक्चुअल इनकम नहीं है, हमारी इनकम है 13,000 रुपये। और देखिए दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बैलेंस शीट को मैं डिटेल में समझाऊंगा कल। अभी आपको ये सारी चीज़ें फिर से रिवीजन करनी है, और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर कोई चीज़ मैंने गलत बोल दी हो तो आप बता दीजिएगा, मैं उसे दोबारा से फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।